आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर यह है कि भोजपुरी और मगही को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का नफरत वाला बयान सामने आया है और सीएम ने कहा कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग डोमिनेटिंग लोग हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान पर राजनीतिक गर्व है। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन से राज्य की जनता से माफी मांगने की मांग की है। हर भाषा, हर बोली, हर जुबान की एक ताकत होती है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसा नहीं मानते। हेमंत सोरेन भोजपुरी और मगही से नफरत करते हैं। यकीन ना हो तो आप खुद सुन लीजिए। ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? हेमंत ने क्या कहा यह भी जान लीजिए। भोजपुरी और मगही है बोरो लैंग्वेज। भोजपुरी और मगही बोलने वाले डोमिनेटिंग लोग हैं। भोजपुरी झारखंड की भाषा नहीं। भोजपुरी और मगही की बदौलत नहीं लड़ी गई जंग। झारखंड आंदोलन के समय भोजपुरी में गाली दी जाती थी। आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा के दम पर जंग लड़ी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान से राजनीति में उबाल है। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन से राज्य की जनता से माफी मांगने की मांग की है। सब जैसे बाकी भाषा की क्या होता है, भाषा तो सबका अपना अपना होता है, उसमें से कोई डोमिनेटिंग ये करता है, वो करता है। मुझे लगता है कि ये वैसा नहीं है। आज एक बचकाना नेतृत्व कार्यरत है और उनकी नीति है बांटो और राज करो। हेमंत जी को हिंदी भाषा भाषी बाहरी लगती है, लेकिन उर्दू अपनी लगती है। स्वस्थ मानसिक स्थिति में कहे गए वाक्य हैं उनके द्वारा। एक मुख्यमंत्री हैं, वे जरूर इस पर पुनर्विचार कर रहे होंगे। स्पष्टीकरण उनको तुरंत देना चाहिए कि उनकी मानसिकता न किसी को आहत करने की थी, न किसी को उपेक्षित करने की थी। परंतु कोई भी भाषा डोमिनेट कैसे करती है? जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। सीएम के इस बयान पर विपक्ष हमलावर है। वहीं सरकार में शामिल कांग्रेस और आरजेडी कोटे के मंत्री इस पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। सब नियम कानून के दायरे में सभी को मन में जो सोच रहे हैं लोग ध्यान में रखते हुए सरकार काम करेगी। सब लोग भाग जाएंगे। एक मिनट आ रहे अरे हम बोलेंगे, मैं बोलूंगा, आने दीजिए ना, बोलेंगे। हेमंत जहां भोजपुरी और मगही को बिहार की भाषा या बोली बता रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि झारखंड और बिहार 15 नवंबर 2000 के पहले एक ही थे। वहीं सवाल यह है कि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के साथ ही चुनाव क्यों लड़ी? उनके साथ ही मिलकर सरकार क्यों चला रहे हैं हेमंत? भोजपुरी से बदला तो आरजेडी कांग्रेस से प्यार क्यों? रांची से अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भोजपुरी और मगही को बाहरी भाषा बोलने वाले सीएम के बयान को लेकर एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने सीएम के बयान का बचाव किया। अच्छी बात है, हाँ, डोमिनेटिंग होना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ। आज हमारे जो भी हमारे यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जब से हमारा झारखंड राज्य बना है पूरी तरह से डोमिनेटिंग है। अलग राज्य बनाने के लिए सारे लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। हर भाषा, हर वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित हैं। आप बेवजह उस चैनल को इतना तवज्जो दे रहे हैं। अब उनमें कितने तरह के सवाल थे, उस सवालों का उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब भी दिया है। उसमें इन्वेस्टर्स को आने की भी बात कही है।
कोल स्कैम में 5 दोषी करार दिए गए। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, कोल स्कैम में 5 दोषी करार दिए गए हैं। लालगढ़ कोल ब्लॉक स्कैम में 5 लोगों को दोषी करार दिया गया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। रांची की कंपनी के एमडी विनय प्रकाश दोषी करार दिए गए हैं। गलत जानकारी देकर कोल ब्लॉक लेने का इनके ऊपर आरोप है। इसके अलावा 15 सितंबर को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी। 1993 से 2005 के बीच दिया गया था कोल ब्लॉक। यौन शोषण के आरोपी सुनील तिवारी को आज रांची लाया गया और इसके बाद उन्हें अरगोड़ा थाने ले जाया गया। कोर्ट में पेश किया गया और 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सुनील तिवारी ने साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी फंसा रहे हैं हमको। हेमंत सोरेन जी, वो मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। नहीं, वो बाल समूह मेरी बेटी से बढ़ के है। हाँ। और उसको उस पर हम मेरी जानकारी नहीं है। वो तो बचपन से पढ़ रही है, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, वो तो टॉप 6 में है क्लास। रामगढ़ और खूंटी को छोड़कर राज्य के 22 जिलों में अब ऑनलाइन शिकायत कराई जा सकती है। हेमंत कैबिनेट ने 22 जिलों में ईएफआईआर थाना खोलने की स्वीकृति दी है। कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड किशोर न्याय निधि गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इसके साथ ही पंचायती राज अधिनियम 2001 में संशोधन पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में झारखंड उत्पाद नियमावली में खुदरा दुकान को राहत देने का फैसला लिया गया। कोरोना काल के दौरान कर वसूली को घटाया गया और साथ ही सोलर सिटी के तौर पर गिरिडीह को विकसित करने का फैसला हुआ है। खूंटी और रामगढ़ जिला को छोड़कर शेष 22 जिलों में ईएफआईआर थाना के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई और इसमें ऐसे मामलों में जिसमें अभियुक्त अज्ञात हो, आम नागरिक बिना थाना गए वे ऑनलाइन माध्यम से अपना प्राथमिकी दर्ज कर सकेंगे। गुमला में शहर के पौष इलाके गोकुल नगर में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने बाल मुक्ति मजदूरी संस्थान के पदाधिकारी मिथिलेश साहू की गोली मार दी, वहीं उसके बाद उनका गला भी रेत दिया। घटना दिन के करीब 10 बजे की है। वारदात को अंजाम देकर अपराधी आराम से चलते बने। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के जरिए खोजबीन जारी है अपराधियों की, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी पुलिस को नहीं मिली है। मानव तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की वजह से ही मिथिलेश की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सरायकेला पुलिस ने निहत्थे महिलाओं पर मर्दानगी दिखाई। सड़क जाम कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठियां भांजी और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को दौड़ाकर पीटा। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। खबर को कवर कर रहे पत्रकार को भी गम्हरिया थाना प्रभारी कृष्ण मुरारी ने मोबाइल छीनने और देख लेने की धमकी दी है। दरअसल एक युवक का शव उसके घर के बरामदे में मिला था और इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए टाटा सरायकेला मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं। अच्छा, महिला पुलिस थी कि जेंट्स पुलिस था? जेंट्स था। सब जेंट्स था? और जेंट्स आपको हाथ भी लगाया? 3 तलाक को लेकर भले ही कानून बन चुका है, लेकिन अभी भी 3 तलाक से महिलाओं की जिंदगी तबाह हो रही है। ताजा मामला गोड्डा का है, जहां अकबर अंसारी नाम के शख्स ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपनी पत्नी को तलाक देकर फरार हो गया। मुंबई की रहने वाली इस महिला ने गोड्डा के मुफसील थाने में 3 तलाक का मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि गोड्डा के तेलडीहा निवासी अकबर अंसारी ने उससे शादी की और शादी के बाद गोड्डा लेकर आया। कुछ दिन रहने के बाद उसे 3 तलाक देकर फरार हो गया। हुआ था, ये लोग ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बोलते कि दहेज लेकर के आओ, नहीं तो जान से मार देंगे, चला के मार देंगे सब। अगर मुंबई से यहाँ आई तो उसने पंचायत में बोला कि मैं रखने के लिए तैयार नहीं रखूंगा, मैं तलाक दे दिया मुंह से। आरोपी अकबर ने अपने घर वालों को फोन कर बताया कि उसने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया है, जिसके बाद अकबर के घर वाले पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। ये लोग बोलते हैं कि दहेज लेके आओ 9 लाख रुपया, नहीं तुमको बहुत जला के मार दूंगी। इन लोगों ने मेरा
हस्बैंड को बुलाया भी नहीं, सब लोग ये करते हैं। एक तरफा पंचायती हुआ है। हाँ, पर फिर से पंचायती हुआ तो लड़का आया ही नहीं। अब घर वाले बोलते कि हम नहीं रखेंगे इसको, जब लड़का ही नहीं रख रहा है तो हम भी नहीं रखेंगे। हम नहीं रखेंगे मतलब नहीं रखेंगे। 3 तलाक का ये मामला पंचायत तक पहुंचा। गांव में पंचायत बैठी और पंचों ने पीड़िता का हलाला निकाह कराने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद पीड़िता का निकाह उसके छोटे देवर अजबर से कर दी गई। पंचों के मुताबिक 3 महीने तक अजबर के साथ बिताने के बाद पीड़िता युवती को अकबर रख लेगा, पर 3 महीने गुजरने के बाद भी अकबर युवती को रखने के पक्ष में नहीं है। पंचायती में डिसाइड हुआ कि मतलब इसको रखा जाना चाहिए, तो लड़का बोला कि हम तो फोन में तलाक दे दिए। तो उसके बाद इन लोग का जो मुस्लिम रीति रिवाज है, जो भी हलाला वगैरह का जो नियम कानून, उसके आधार पर 3 महीना इसको अपने छोटा देवर के साथ रहने के लिए कहा गया। 3 महीना बीतने के बाद लड़का फिर बाहर चला गया। अब लड़का बोलता है कि हम वापस उसके पास नहीं रहेंगे। फिलहाल पीड़िता के ससुराल वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद वो अपनी फरियाद लेकर मुफस्सिल थाने पहुंची और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गोड्डा से न्यूज़ 18 के लिए गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। और चलिए झारखंड के लिए सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे। मंदिर और धार्मिक स्थल को खोलने का फैसला लिया गया है। तो एक बड़ी खबर हम इस वक्त बता रहे हैं, झारखंड के लिए सबसे बड़ी खबर, बड़े धार्मिक स्थल खोले जाएंगे और हर घंटे 100 श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जो और बड़ी खबर है, दुर्गा पूजा को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 5 फीट ऊंची मूर्तियां होंगी, इससे ऊपर नहीं। मेला लगाने पर रोक लगा दी गई है, भीड़ भाड़ नहीं होगा। लाउड स्पीकर का उपयोग सिर्फ पूजा के लिए होगा और पूजा के बाद लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन स्कूलों को लेकर जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे। जितने बड़े हमारे मंदिर हैं, वो मंदिर में प्रत्येक घंटा 100 लोग अधिकतम दर्शन कर सकेंगे। और जितने छोटे हमारे मंदिर हैं, जो मतलब बहुत बृहत मंदिर नहीं है, जो जगह जगह पर हैं, उसमें चाहे वो मंदिर हैं चाहे वो धार्मिक स्थल हैं, वो उसकी अनुपात से 50% पर दर्शन करने की सुविधा दी जाएगी। लेकिन कोविड के गाइडलाइन के ध्यान में रखते हुए। तो बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड के लिए सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। जब दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर तैयारियां चल रही थी, लोगों के मन में यह था कि इस बार पूजा का आयोजन होगा कि नहीं, तो पंडाल जरूर लगे हैं, लेकिन मूर्तियों के हिसाब से इस बार 5 फीट की मूर्तियां होंगी, मेला का आयोजन नहीं होगा। और अविनाश हमारे साथ। अविनाश, स्कूल खोल दिए गए हैं, एक राहत की बात है उन स्कूलों के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि कब स्कूल खुलेंगे। नहीं, जरूर विवेक, और जिस तरह से आज बैठक हुई है और यहाँ आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड के वैसे विद्यालय जो इस वक्त काफी समय से बंद थे, वहाँ अब स्कूल के दरवाजे खुल जाएंगे। क्लास 6 से लेकर 8 तक, 8 से पहले ही 8 से 10 के लिए अनुमति मिली थी, लेकिन अब 6 से 8 के लिए भी अनुमति मिल गई है। 8 बजे से 12 बजे तक ही कक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो एक राहत भरी खबर है कि अब जो श्रद्धालु हैं वो भगवान के दर्शन कर सकेंगे। उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन तैयार किए गए हैं। जो बड़े धार्मिक स्थल हैं राज्य के अंदर के, उनके लिए प्रति घंटा 100 लोग दर्शन कर पाएंगे, जबकि जो छोटे मंदिर हैं उनके लिए 50 की ये कैपेसिटी रखी गई है। दुर्गा पूजा सामने है, दुर्गा पूजा को लेकर भी जो पिछली बार जो गाइडलाइन था, कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, वही गाइडलाइन है। 5 फीट ऊंची मूर्तियां होंगी, आप पंडाल बना सकते हैं, लेकिन पंडालों में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि लोग ज्यादा इकट्ठे न हों। मेला का आयोजन आप नहीं कर सकते हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो चलिए, कोविड को लेते हुए सरकार ने एक फैसला तो लिया, किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचे, क्योंकि तमाम लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब देखते हैं हिंदी दिवस पर हमारी खास पेशकश। हिंदी दिवस के अवसर पर नेटवर्क 18 द्वारा हिंदी को लेकर किए जा रहे इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हिंदी को लेकर एक आप
विमर्श स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदी अब विश्व की 4 सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक होने के बावजूद भारत में उसको उतना सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी भाषा होने के बावजूद भी व्यवहार में नहीं आ रही। कथनी करनी में अंतर है, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, परंतु क्यों हम हिंदी को हे दृष्टि से देखते हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो सबसे पहले तो आवश्यक है कि हिंदी को हम लोग व्यवहार में लेके आएँ, क्योंकि एक समय था जब हिंदी की कृतियाँ पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी, तो इसलिए ये आवश्यक है कि हिंदी के प्रति लोगों में जागृति आए, ये केवल एक कर्मकांड की भाषा न रह जाए। हिंदी दिवस एक उत्सव की तरह से सभी हिंदी भाषियों के लिए हैं। एक दिन ही क्यों हिंदी को याद करें, पूरे साल क्यों ना याद करें। बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको अपनाकर हम रोज़ हिंदी को याद कर सकते हैं, रोज़ हिंदी के साथ जी सकते हैं। एक बहुत सामान्य बात है कि हम हिंदी में अपने दैनंदिनी काम और उससे भी आसान अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना शुरू करें। ये एक अच्छी शुरुआत हमारे लिए हो सकती है। हिंदी दिवस के मौके पे बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की जाएंगी, हिंदी जा रही है, हिंदी कहाँ चली गई, हिंदी के लिए हम क्या करें। मेरा मानना है कि हिंदी कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। हम हिंदी हैं, हम रहेंगे, हिंदी हमारे साथ रहेगी। यह हिंदी दिवस हम सब को इस दिशा में प्रेरित करेगा। इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारी हिंदी भाषा दुनिया की सबसे ज़्यादा बोलने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन आज की पीढ़ी में कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। हमने अपने प्रकाशन के माध्यम से इसको प्रचार और प्रकाशित करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। हम अपना ई-बुक का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता तक पहुंचा पाएँ। हमने अपने प्रकाशन का 50% से ज़्यादा हिस्सा हिंदी लेखकों के लिए रखा हुआ है ताकि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करें और बाज़ार के बीच लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करें। धन्यवाद। नमस्कार। 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं 4 पंक्तियां सोहनलाल द्विवेदी की सुनाना चाहती हूं, जो मुझे हमेशा से प्रोत्साहित करती रही हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि द्रग उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि मात। हे कोटि चरण, हे कोटि रूप, हे कोटि बाहु, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का सरताज है हिंदी, निज भारत की नाज है हिंदी, फूलों में एक कमल है हिंदी, कार्य रूप में सरल है हिंदी, प्रातः रमणीक भोर है हिंदी, भारत में सिरमौर है हिंदी, काव्य सृजन में प्रभाव है हिंदी, स्नोहिल सा एक भाव है हिंदी, हीरो में कोनी हूर है हिंदी, भारत का गुरूर है हिंदी, नुपुर की झनकार है हिंदी, साहित्य का अलंकार है हिंदी, भावों में अनुराग है हिंदी, संस्कृति का चिराग है हिंदी, मोर मुकर आवाज है हिंदी, देश प्रेम का आगाज है हिंदी, हिंदी हमारी शान है, भारत हमारी जान है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।